जय हिंद दोस्तों। मैं रजत आपका स्टडी IQCS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह हमारा बैटल सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपको भारतीय इतिहास में और विश्व इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्ध को कवर करूंगा और सारे युद्ध को हम बहुत ही डेप्थ में जानेंगे। और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऐसे युद्ध के बारे में जिसने अंग्रेज़ों को इस बात के लिए सशक्त किया कि वह भारत पर राज कर सकते हैं, वह भारत की राजनीति में आ सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य के सूबेदार को हराया जो भारत का सबसे अमीर राज्य था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे बैटल सीरीज़ का पहला लेक्चर जो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। ठीक है, ये कब हुआ था? ठीक है, और ये कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और यह ऐसा युद्ध था जिसमें भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता की स्थापना कर दी। सिंपल सी चीज़ है, इस युद्ध से जैसे बोलते हैं ना कि मुंह में खून लग जाना, तो इस युद्ध से अंग्रेज़ों के मुंह में खून लग गया था। उनको अब ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भारत में कैसे हम शासन कर सकते हैं और भारत की राजनीति में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जब जो 1757 का समय था वो 1750 का समय था, इसके आसपास का जो समय था, ये समय भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की इस समय में मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, जो भारत का, ऐसा कहना नहीं चाहिए पर मेरी नज़र में भारत का सबसे महान शासक था औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और भारत का जो सबसे बड़ा तख्त था, दिल्ली का तख्त था, वो खाली था। तो भारत पर 3 ताकतों की नज़र थी। सबसे पहली किसकी नज़र थी? अहमद शाह अब्दाली की नज़र थी। उसके बाद थी मराठाओं की नज़र। ठीक है, और तीसरी नज़र किसकी थी? तीसरी नज़र थी अंग्रेज़ों की नज़र। ठीक है, ये 3 ताकतें आपस में लड़ने वाली थी। किसके लिए? तख्त के लिए, भारत पर अधिकार करने के लिए। तो क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच तो युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो ये दोनों शक्तियाँ लगभग कमज़ोर हो गई। अहमद शाह अब्दाली थक गया था, बड़ी दूर से आया था, अफगानिस्तान से आया था, तो ये वापस चला गया अपनी जागीर, अपने जो भी इसके युद्ध में साथीगण थे, जो साथी राज्य थे जिन्होंने साथ दिया था, उनको जागीर देके अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया था। और मराठाओं कमज़ोर पड़ गए थे क्योंकि वह हार गए थे। अब कौन सी शक्ति बची? अब एक ही शक्ति बची जिसका नाम क्या था? अंग्रेज। भारत में एक ही शक्ति बची, अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों ने जो ये स्थिति बन गई थी, इस स्थिति का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर ही भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना कर दी और भारत पर हुकूमत स्थापित कर दी। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो बंगाल की तत्कालिक स्थिति और अंग्रेजी स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया। अलीवर्दी खां, देखो आपको क्या करना है, आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ये नाम, जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सारा आपको विजुलाइजेशन करना है, इमेजिनेशन आपकी बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए। इमेजिन करना आप एक एक चीज़ को, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगी, तो इमेजिनेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, बस सुनना है मुझे अच्छे से और इमेजिन करना है। ठीक है, तो बंगाल की तत्कालिक राजनीति, बंगाल की तत्कालीन स्थिति और अंग्रेजी स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया। अलीवर्दी खां, जो पहले बिहार का निजाम या नायब निजाम था, ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद आई राजनीतिक उठापटक का भरपूर लाभ उठा लिया। किसने उठाया भरपूर लाभ? अलीवर्दी खां ने। उसने क्या करा? उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल के तत्कालिक नवाब, वहाँ पर एक तत्कालीन नवाब थे, कौन? सरफराज खां से उसने युद्ध लड़ा और उनको उस युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया। कौन नवाब बन गया? अलीवर्दी खां। अब क्या हुआ आगे? आगे हुआ कि 9 अप्रैल को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और अलीवर्दी खां की अपनी कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन होगा, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ पर आपने कभी भी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो वहाँ पर एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिलती है, जिसकी कोई संतान नहीं है तो उसका राज्य हड़पने के लिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र पीछे के न पीछे चलते हैं और चलने लग जाते हैं। जैसे जैसे ही एक नवाब की मृत्यु करीब आती है तो उसका जो उत्तराधिकारी का जो ओहदा है उसके लिए युद्ध और षड्यंत्र चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी षड्यंत्र चालू हो गए, पर अलीवर्दी खां थोड़ा जीवन काल में थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है,
उसने क्या करा, अपनी सबसे छोटी बेटी थी अलीवर्दी खां की, उसका एक पुत्र था, कौन था, सिराजुद्दौला। तो उसने जीवन काल में ही, जब अलीवर्दी खां जिंदा था उस काल में ही बोल दिया कि भैया मेरे मरने के बाद सिराजुद्दौला मेरा उत्तराधिकारी होगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, कौन नवाब बन गया, बंगाल का नवाब बन गया, सिराजुद्दौला। इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब पहले सिराजुद्दौला के बारे में देखते हैं, भैया ये है कौन, बात करते हैं। तो सिराजुद्दौला नवाब तो बन गया, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक ऐसी गद्दी थी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है। नवाब बनने के लिए कोई आगे नहीं आया था, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे। खुद का तो पुत्र था ही नहीं अलीवर्दी खां का, तो दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए थे। सब चाहते थे मैं बनूँ नवाब, मैं बनूँ। तो उसमें क्या हो गया था, जैसे ही सिराजुद्दौला का नाम मनोनीत किया अलीवर्दी खां ने, तो क्या हुआ, वहाँ पर पहले से ही जो दुश्मन थे अलीवर्दी खां के, वो दुश्मन हो गए किसके, सिराजुद्दौला के, और भी ज़्यादा दुश्मन हो गए। तो उसकी सबसे बड़ी विरोधी कौन थी और प्रतिद्वंदी उसके ही परिवार से थी, वह थी उसकी मौसी। मौसी का नाम क्या था सिराजुद्दौला की, ये नाम याद रखिएगा, घसीटी बेगम, ठीक है। घसीटी बेगम का एक पुत्र था शौकतगंज, जो स्वयं पूर्णिया, बिहार का पहला नाम था, पहले नाम क्या था बिहार का, पूर्णिया का शासक था। कौन, घसीटी बेगम का पुत्र, कौन, शौकतगंज। उसने अपने दीवान अमीन चंद और मित्र जगत सेठ, ये आप याद रखिएगा, जो अमीन चंद और अमीर चंद का जो नाम आएगा ना, ये बार बार आपको इस लेक्चर में सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो जो शौकतगंज था, उसने अपने दीवान अमीन चंद और मित्र जगत के सेठ के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को परास्त करने के लिए एक षड्यंत्र स्थापित कर लिया, ठीक है। मगर सिराजुद्दौला पहले ही सावधान हो चुका था, ये सिराजुद्दौला है, तो ये इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग था, चतुर थे, इसलिए अलीवर्दी खान ने इनको चुना था। तो सिराजुद्दौला को पहले समझ में आ गया था कि षड्यंत्र मेरे विरुद्ध रचे जाएंगे, तो मुझे षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करना है। तो यह बहुत ज़्यादा चालाक था, ठीक है। उसने सबसे पहले घसीटी बेगम को कैद करवा लिया और उसका सारा धन जब्त कर लिया घसीटी बेगम का। इससे शौकतगंज जो था, उसको जब पता पड़ा कि घसीटी बेगम उसकी माँ कैद हो गई हैं, तो वह भयभीत हो गया शौकतगंज, ठीक है। और उसने सिराजुद्दौला था उसके प्रति वफादारी का वचन दे दिया कि भैया सिराजुद्दौला जी, हम आपके लिए हमेशा वफादार रहेंगे, आप हमारी माता जी को छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन सिराजुद्दौला ने बिल्कुल यकीन नहीं करा, क्योंकि वो पहले देख चुका है कि ये कितने षड्यंत्र रच रहा था। तो सिराजुद्दौला ने उससे युद्ध करा और युद्ध में उसको मार डाला, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी कहानी समाप्त हो गई, शौकतगंज की, और घसीटी बेगम की भी कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई। अब बचे कौन, अमीर चंद। तो वो चीज़ याद रखिएगा। तो इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। जब तक ये सब चल रहा था, तो यहाँ पर भैया मराठा और अब्दाली का युद्ध हो गया, पानीपत का प्रथम, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति बहुत अच्छी कर रही थी, अपनी सेना बना रही थी, ठीक है, और सारी जो कोठियाँ स्थापित कर रही थी, सब अच्छा कर रही थी। दक्षिण में फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए थे। वहाँ आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी चल रहा था उस समय, ठीक है। तो दक्षिण फ्रांसीसियों को वहाँ हरा दिया था, तो अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए थे। मगर भी बंगाल में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। पर अलीवर्दी खान ने पहले ही सिराजुद्दौला को सलाह दे दी थी कि किसी भी हालत में अंग्रेजों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। जब अलीवर्दी खान मर रहा था, तो उसने सिराजुद्दौला को ये चीज़ बोल दी थी कि अंग्रेज किसी के नहीं हैं, ठीक है, और अंग्रेज किसी के नहीं है, तो उनको बंगाल में आने मत देना। अगर ये आएंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो करेंगे 1000%। इसलिए सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों को लेकर क्या सशंकित हो चुका था। मतलब उसको समझ में आ गया था, ये लोगों के लिए अगर ये लोग कुछ भी योजना बनाते हैं, तो इनको हमें बहुत अच्छे से देखना है, परखना है, फिर वो समझना है कि ये क्या करना चाहते हैं। मतलब पहले से वो चकित हो गया था उन लोग को लेकर। अब बात करते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कैसे संघर्ष हुआ। देखो, आप किसी इंसान से डर रहे हैं, तो आप उसके प्रति पहले ही एक धारणा बना लेते हैं कि भाई ये इंसान गलत है। अगर गलत है तो सीधी सी बात है, तो आप हर चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो इंसान क्या क्या गलत कर सकता है। तो हमारी तैयारी पहले से रहेगी, तो हमारे लिए नुकसान कम होगा। तो वही चीज़ सिराजुद्दौला ने अपनाई, ठीक है। जब संघर्ष चालू हुआ, तो पहले से अपने आप को तैयार कर चुका था, और वहाँ पर अंग्रेज भी अपने आप को तैयार कर चुके थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट कर दिया, ठीक है। आदेश दे दिया अंग्रेज़ों को कि भैया आपने जो फोर्ट विलियम नाम के किले जो बना रखा है नाम का, उसको आप नष्ट कर दीजिए, नहीं तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे। तो अंग्रेज पहले ही फ्रांसीसियों से युद्ध जीत चुके थे, तो सिंपल सी बात है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो उन्होंने समझ लिया कि नवाब भी कुछ नहीं है हमारे आगे, तो उन्होंने सीधा सीधा उस चीज़ को मना कर दिया कि भैया हम नहीं तोड़ सकते फोर्ट विलियम किले को। तो नवाब को गुस्सा आया और उसने 1756 में कहा फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ पर जो फोर्ट विलियम किले के जस्ट
पीछे साइड एक कासिम बाज़ार पड़ता है, एक जगह का नाम है कासिम बाज़ार। तो कासिम बाज़ार पे पहले अंग्रेज़ों का अधिकार था उस टाइम पर, तो वहाँ पर नवाब ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। और उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार होने के पहले ही अंग्रेज गवर्नर वहाँ पर जो फोर्ट विलियम क्लेमर था ड्रैक के नाम से, ठीक है, तो अंग्रेज गवर्नर ड्रैक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप में शरण ली। कलकत्ता में बची खुची अंग्रेजी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर और मानिकचंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से नाम याद रखना है। पहली चीज़ तो किसका नाम, मानिकचंद, ठीक है। और अनेक अंग्रेजों को इसने बंदी बना ही लिया था और नवाब सीधा कहाँ लौट गया था, अपनी राजधानी कहाँ, मुर्शिदाबाद लौट गया था। अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हमें देखने को मिलती है, जो होती है द ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, काल कोठरी कांड या काली कोठरी कांड। तो ये अंग्रेज बोलते हैं कि यहाँ से उनको ऐसा लगा कि हमें भारत पर अधिकार करना है और यह भारत के इतिहास में काला धब्बा, अंग्रेज इस घटना को भारत के इतिहास में काला धब्बा के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कालकोठरी कांड में, ठीक है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के संबंध को और कटु बना दिया इस कांड ने। इसमें क्या हुआ था, 146 अंग्रेज थे, जिसमें कुछ महिला थी, कुछ पुरुष थे, ठीक है, उन सबको बंदी बनाकर एक कालकोठरी में भर दिया गया। शायद बहुत ज़्यादा छोटी कालकोठरी थी, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो वहाँ पर दम घुटने से लगभग 100 और 126 इतना कुछ लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई वहाँ पे। तो जैसे ही मृत्यु हुई दम घुटने से, तो अंग्रेज और बौखला गए। देखो इस घटना की जब खबर कहाँ पहुँची, मद्रास पहुँची, तो अंग्रेज बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सिराजुद्दौला से बदले की ठान ली, ठीक है, बदल लेने की ठान ली। और साथ ही मद्रास से मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव थे और वॉटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का वैसे ही मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचा था, फ्रांसीसियों से युद्ध उसने ही जिताया था, ठीक है। तो शीघ्र ही मद्रास से ये दोनों बढ़ गए, कौन कौन, क्लाइव और वॉटसन। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मानिकचंद्र ने बिना किसी प्रतिशोध के वहाँ पर क्या हुआ, जब वहाँ पर कहाँ पर कलकत्ता पहुँचे कौन, क्लाइव और वॉटसन, तो उनने मानिकचंद से बोला, भैया मानिकचंद को रिश्वत दी, तो मानिकचंद ने रिश्वत ले ली कि हम आपके साथ हैं। उसने कोई प्रतिशोध नहीं किया और उसने कलकत्ता किसको सौंप दिया, अंग्रेज़ों को सौंप दिया। और बाद में अंग्रेज़ों ने क्या करा, कलकत्ता के पास में हुगली पड़ता है, हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब ने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया, ठीक है। जब इतना कुछ समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों की इतनी बड़ी सेना आ गई, तो नवाब को भी डर के समझौता करना पड़ा। तो उस समझौता को क्या कहा जाता है, उस समझौता को कहा जाता है अलीनगर की संधि, ठीक है। कुछ इस तरह अलीनगर की संधि हुई। तो 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब कौन चल रहा है यहाँ पर, नवाब का नाम बताइए, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज़ों को दी गई सारी सुविधाएं वापस अंग्रेज़ों को मिल जाएंगी। वही ट्रेड की छूट मिल जाएगी, उनको व्यापार का अधिकार दे दिया जाएगा, फ्री ट्रेड पास दे दिए जाएंगे। और नवाब को लाचार होकर अंग्रेज़ों की सारी जो फैक्ट्रियां नवाब ने जब्त कर रखी थी वो भी अंग्रेज़ों को दे दी। और कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिल गई, ठीक है। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था, कौन सी संधि के विरुद्ध, अलीनगर की संधि के विरुद्ध, ठीक है। नवाब ने सब कुछ जो भी क्षेत्र जीता था अलीनगर की संधि में, मुगल सम्राट के दबाव के कारण सब चीज़ें वापस कर दी, किसको, अंग्रेज़ को। अब अंग्रेज क्या हुआ, अब हुआ प्लासी का युद्ध का शुरुआत हुई। क्यों, क्योंकि अंग्रेज लेना चाहते थे बदला, किस चीज़ का, कालकोठरी कांड का। वो बोलते हैं कि प्लासी का युद्ध हमने इसलिए लड़ा क्योंकि कालकोठरी कांड हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पर हमारे बहुत सारे अंग्रेजी या ब्रिटिश नागरिक मारे गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अंग्रेज जो संधि हुई थी अलीनगर की संधि, उससे अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार को नवाब बनाना चाहते थे, जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके काम में कोई रोड़ा ना डाले। सिंपल सी बात है, अपना आदमी, अपनी कठपुतली वहाँ पर नवाब की कुर्सी पर वो बैठाना चाहते थे, कौन, अंग्रेज। तो क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की। मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, ठीक है।
सी संधि की और उसने नवाब बनाने का उसको क्या लाभ दिया, लाभ लालच दिया कि भैया अगर हम जीत जाएंगे तो मीर जाफ़र जी हम आपको नवाब बना देंगे। और इसके बदले मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को कासिम बाज़ार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने और 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का वह सहन करने का आश्वासन दिया। मतलब कुल मिला के अच्छी खासी संधि हो गई कि भैया आप हमें नवाब बना दो, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, जो भी आपकी जागीरें हमने ले रखी हैं वो हम आपको दे देंगे और आपकी सेना का खर्च भी हम उठाएंगे। इस षड्यंत्र में कौन कौन था? जगत सेठ, मैंने बोला था, आप ये 2-3 नाम याद रखिएगा। राय दुर्लभ और अमीर चंद भी अंग्रेजों से जुड़ गए। ठीक है, ये पहले से ही उसके साथ ही चल रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो एक विद्रोह हुआ था उनकी फैमिली में, तो उनके टाइम पे भी यही कुछ लोग सामने आए थे, जगत सेठ और अमीर चंद। तो यहाँ पर भी वो अंग्रेज़ों से जाके मिल गए। ठीक है, तो क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगा दिया। ये झूठा आरोप था क्योंकि उनको एक युद्ध लड़ना था। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफ़र को अपनी तरफ करने की कोशिश की पर वह असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। देखो इतना सब होने के बाद भी देखो एक साइड से चल रहा है कि अहमद शाह अब्दाली का वो जीत चुका है मराठाओं से, तो हो सकता है वो बंगाल पर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि सोने की चिड़िया भले भारत कहा जाता था लेकिन सबसे ज़्यादा संपन्न तो बंगाल ही था। सिंपल सी बात है, तो सोने की चिड़िया सबसे ज़्यादा कहाँ थी? बंगाल में थी। सबसे ज़्यादा धन कहाँ था? बंगाल में था। तो उसको ऐसा संभावना उसको लग रही थी कि बंगाल पर आक्रमण कर देगा कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो ये पहले से ही डरा हुआ था सिराजुद्दौला। ठीक है, पर फिर भी, और उसका जो मीर कासिम जो मीर जाफ़र जो उसका सेनापति था, उसको भी उसने मिला लिया था अंग्रेजों ने अपनी साइड। तो उसने उनको भी बोला कि भैया मीर जाफ़र जी आप वापस आ जाइए, हम आपको कुछ ना कुछ धन वगैरह जो भी था वो हम आपको दे देंगे। लेकिन मीर जाफ़र ने एक नहीं मानी। तो आखिरकार नवाब ने क्या बोला? सिराजुद्दौला ने बोला कि भैया हम तो युद्ध करेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा हम युद्ध करेंगे। ठीक है, तो 23 जून 1757 को प्लासी के एक मैदान में दोनों सेना की मुठभेड़ हुई। और यह कोई बड़ा युद्ध नहीं था, यह एक नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वही सारा भाग जो अमीर चंद वाला, जगत सेठ वाला, मीर जाफ़र वाला जो साइड था वो एक साइड हो गए और ये अकेले नवाब बचे। सिंपल सी बात है, मतलब बड़ा भाग जो सेना का था उसमें भाग ही नहीं लिया युद्ध में। ठीक है, आंतरिक कमजोरी जो थी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, ने अंग्रेजों की सेना का डटकर सामना करा। किंतु मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। वह जान बचाकर भागा, परंतु मीर जाफ़र का एक पुत्र था, कौन? मीरान, ने उसे पकड़वाया और मार डाला। किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बना दिया? मीर जाफ़र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था उसमें उसके परिणाम क्या हुए और भारत के इतिहास पर उसका इफेक्ट क्या आया। ठीक है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो प्लासी के युद्ध के परिणाम अत्यंत व्यापक और स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर पड़ा। कैसे पड़ा देखते हैं। मीर जाफ़र को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया और संधि के अनुसार अंग्रेजों को और कई सुविधाएं दी। कहने का बात यह है कि यह धन यहाँ से अंग्रेजों को प्राप्त होने लगा और भारत का धन भारत से बाहर जाने लग गया। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आया जो अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली मात्र था। यह बहुत ही शर्मनाक बात थी कि भाई एक ऐसा नवाब एक ऐसे संपन्न क्षेत्र पर आया जो अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली था। तो यहाँ पर जैसा जैसा अंग्रेजों ने बोला कि भैया हमें इतना पैसा दे दो, हमें ये चीज़ दे दो, हमें ज़मीन दे दो, हमें सोना दे दो, तो वहाँ पर मीर जाफ़र ने वो उनको अंग्रेज़ों को प्रोवाइड की। और एक टाइम के बाद मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों से तंग आ गया था। ठीक है, वो मैं अगली बैटल जो होगी उसमें मैं सीरीज़ में बताऊँगा। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। सिंपल सी बात है, कठपुतली अगर कोई नवाब बना बैठा है अंग्रेजों का, तो वहाँ पर राजनीति भी अंग्रेजों की चलेगी। अंग्रेज अब व्यापारी से राज शक्ति के स्रोत बन गए। यही सबसे बड़ा परिणाम हमें देखने को मिला प्लासी के युद्ध का, कि अंग्रेज अब व्यापारी नहीं रहे, वह राजनीति भी करने लगे, वह राज शक्ति भी बन गए, वह शासक भी बन गए प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, और इसका नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ज़्यादा ही बुरा पड़ गया। एक व्यापारी कंपनी जो भारत आई व्यापार करने के लिए, यहाँ की सबसे अमीर राज्य था बंगाल,
ठीक है। तो बंगाल के सूबेदार को अपमानित करके उसको हरा के गद्दी से हटा दिया और मुगल सम्राट तमाशा देखता रहा। यह भारतीयों के लिए बहुत ही अपमान की बात थी, बहुत ही शर्मनाक बात थी। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। जो मैंने बताया, सारा धन अंग्रेज लेके जाने लग गए। इसी युद्ध से प्रेरणा लेकर क्लाइव ने आगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता स्थापित कर ली और इसी युद्ध से प्रेरणा लेकर आगे जाकर भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसी युद्ध को मानता हूँ। इसी युद्ध के कारण भारत अंग्रेजों का गुलाम बना और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत जलते थे। सारे राजाओं में कोई एकता नहीं थी, फूट डली हुई थी। तो उस फूट का फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। और बंगाल से धन जो प्राप्त था उसके आधार पर अंग्रेजों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, जब इनके पास धन आया तो जिसके पास धन आया उसके पास सब कुछ आ गया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बंगाल में जो सारा षड्यंत्र था, अगर मीर जाफ़र धोखा ना करता, अगर जो जगत सेठ जी थे, अमीर चंद जी थे, धोखा ना करते, तो वहाँ पर अंग्रेजी सत्ता स्थापित नहीं होती और आगे जाके भारत पर अंग्रेज इतने ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं करते। तो चलिए, आज आपने इस लेक्चर में प्लासी के युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया होगा। मिलते हैं बैटल सीरीज़ के अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।